अस्सलाम स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला के बबरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान हायत रहम करने वाला है। आज का हमारा लेक्चर है सेंट्रीपिटल फोर्स पे। बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? अगर मैं सही वर्डिंग में आपको बताऊं तो सेंट्रीपिटल फोर्स खुद कोई फोर्स नहीं होती, ये कोई और फोर्स होती है जिसको हम लोग बाद में नाम देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल से ही समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज बच्चों कि ये हमारे पास जो है एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, एफसी होती है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करती है कि जाहिर है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये हमें क्या करती है कि ये न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन पे लगाता है और इलेक्ट्रॉन जो है आपका सर्कुलर पाथ में जो है वो मोशन करता है। तो ये जो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ये जो है इलेक्ट्रॉन को मजबूर करती है कि वो सर्कुलर ट्रैक में मूव करे। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है, इसी तरह से आपने देखा होगा कि अर्थ के गिर्द जो है मून रिवाल्व कर रहा होता है, या आप ये कह सकते हैं अर्थ जो है वो सन के गिर्द रिवाल्व कर रही होती है। तो इनके दरमियान में कौन सी फोर्स होती है? इनके दरमियान में ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी की फोर्स होती है। ठीक है, ये लेट्स सपोज हमारे पास अर्थ है और यहाँ मून है, और मून क्या कर रहा है सर्कुलर ट्रैक में जो है अर्थ के राउंड क्या कर रहा है, अपनी मोशन जो है वो कर रहा है। ठीक है, तो इनके दरमियान में आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, एफ जी है, और यही ग्रेविटी की फोर्स जो है मून और अर्थ के गिर्द जो है मून को रिवॉल्व करवा रही है। तो इसी ग्रेविटी की फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है, इसी तरह अगर आप एग्जांपल ले लें, लेट्स सपोज कि आपके पास जो है एक कार एक गाड़ी है जो कि सर्कुलर ट्रैक पे रिंग रोड पे मूव कर रही है। तो अर्थ और इस गाड़ी के दरमियान जो आपके पास फोर्स है वो आपके पास फ्रिक्शन की फोर्स है। ठीक है, फ्रिक्शन की फोर्स है। फ्रिक्शन की फोर्स की वजह से आपकी गाड़ी जो है सर्कुलर ट्रैक पे मूव करती है। तो ये फ्रिक्शन की फोर्स को हम लोग कहते हैं कि हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है। इसी तरह से अगर आप एक और एग्जांपल ले लें, लेट्स सपोज कि आपके पास जो है एक धागा है, धागे के साथ हमने एक पत्थर का टुकड़ा बांधा हुआ है, और उसको जब हम लोग इस तरह घुमाएंगे तो वो पत्थर का टुकड़ा स्ट्रेट मूव करने की बजाय, सीधा मूव करने की बजाय वो सर्कुलर ट्रैक में मूव करता है। तो वो किस वजह से? देखें, धागे के अंदर होती है टेंशन की फोर्स। ठीक है, टेंशन की फोर्स होती है। वो टेंशन की फोर्स क्या करती है कि इस स्टोन को जो है सर्कुलर ट्रैक में मूव करती है। तो हम लोग कहेंगे कि टेंशन की फोर्स की जो है वो हमारे पास एक सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम दिया, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स को भी मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स कहा। ये इसके बाद जो है हमारे पास ये फ्रिक्शन की फोर्स जो है इसको भी मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम दिया, फिर टेंशन की फोर्स को भी सेंट्रीपिटल का फोर्स। देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन क्या है आपके पास है, ये एक ऐसी फोर्स होती है जो किसी भी बॉडी को स्ट्रेट मूव करने की बजाय सर्कुलर ट्रैक में मूव करने पे मजबूर करती है। ऐसी फोर्स को हम लोग कहते हैं कि हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है। वो किसी भी तरह की हो सकती है, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, चाहे वो ग्रेविटी की हो, फ्रिक्शन की हो, टेंशन की हो। ये सारी फोर्सेस क्या करती है, एक ऑब्जेक्ट को जो है वो सर्कुलर ट्रैक में मूव करने पे जो है मजबूर करती हैं। इसलिए इन फोर्सेस का नाम हम क्या कहते हैं कि ये सर्कुलर ट्रैक में क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो ऐसी फोर्स जो है वो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। कोई भी फोर्स जो किसी बॉडी को सर्कुलर ट्रैक में मूव करने पे मजबूर करे वो आपके पास फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। ठीक है, या इसको कहते हैं सेंटर सीकिंग फोर्स भी वैसे इसको कहा जाता है। ठीक है, अब देखें यहाँ आपके पास एक चीज समझना आपके पास जरूरी है। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था? न्यूटन के सेकंड लॉ ने हमें कहा था कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है, जाहिर आप फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट मूव करके तो कुछ ना कुछ मतलब वेलोसिटी कुछ डिस्टेंस कवर करके तो इस पोजीशन पे जब आएगा, तो उसने हमें कहा था कि आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं उसी डायरेक्शन में आपके पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, न्यूटन के सेकंड लॉ ने हमें क्या कहा था कि if a force act on a body it produces acceleration in the same direction of force।
मतलब आपको समझ आई कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है उसी डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पॉइंट ये जहन में रखना है, हॉरिजॉन्टल जब बॉडी मूव कर रही होती है उसकी डायरेक्शन सेम रहती है और इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो सकती है, ठीक है। अब यही बात हम लोग जो है सर्कुलर पाथ के लिए करते हैं। ये मेरे पास एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। मतलब कि समझे कि यहाँ एक पार्टिकल है जिसको हमने क्या किया, वह एक स्ट्रिंग के साथ जो है एक स्टोन ही ले लें, स्टोन को जो है स्ट्रिंग के साथ हमने बांधा हुआ है, ठीक है। अब देखें स्टोन को चाहिए तो ये था कि इस पॉइंट से जो है ये सीधा ऊपर को चला जाता, ठीक है। मतलब कि ये जो है स्टोन सीधा ऊपर को निकल जाता, इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है और उस वेलोसिटी को मैंने आपको सिखाया था कि वो वेलोसिटी उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। पिछले लेक्चर के बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स यहाँ यूज़ हो रहे हैं, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये पार्टिकल इसकी इसको चाहिए तो ये था कि सीधा इस साइड को मूव कर जाता, लेकिन ये इस साइड को मूव नहीं करता, ये सर्कुलर पाथ में जो है मूव करता है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग जो है इसमें टेंशन की फोर्स है, तो टेंशन की फोर्स की वजह से ये जो है ये सर्कुलर ट्रैक में मूव करेगा और इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा। इस पॉइंट पे फिर इसको चाहिए था कि ये इस साइड को जाता, लेकिन ये इस साइड को नहीं जाता, ये किस साइड को जाता है, ये इस साइड पे इधर आ जाता है, ठीक है। अब इधर इसको चाहिए था कि ये इस साइड पे बिल्कुल सीधा निकल जाता है, लेकिन यहाँ निकलता है ये फिर सर्कुलर ट्रैक में जाता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर टेंशन की फोर्स है, ठीक है। टेंशन की फोर्स क्या कर रही है, इसको मजबूर कर रही है कि सर्कुलर ट्रैक में मूव करे। यहाँ इसके बाद पार्टिकल लेट्स सपोज यहाँ आ गया है, तो यहाँ इसको चाहिए था ये बिल्कुल सीधा इधर को चला जाता है, लेकिन टेंशन की फोर्स फिर इसको जो है सर्कुलर ट्रैक में मूव करवा रही है, ठीक है। अब ये सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है तो हर पॉइंट पे आप छोटे छोटे दरमियान में पॉइंट्स निकाल सकते हैं, लेकिन हम 3-4 से आपको जाहिर कर देते हैं क्योंकि हर पॉइंट के लिए वही बात सेम ही होती है, ठीक है। तो देखें आप नोट करें कि हर पॉइंट पे जो है टेंजेंशियल वेलोसिटी, मैंने ये आपको पिछले लेक्चर में समझाया था ना कि वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है लीनियर वेलोसिटी की, कि एक सर्कुलर ट्रैक पे जो बॉडी मूव करती है उसके अंदर लीनियर और एंगुलर दोनों वेलोसिटीज होती हैं, और लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन जो होती है ना किसी भी बॉडी की, लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन जो होती है वो सर्कल के टेंजेंट की तरफ होती है, इसलिए इस वेलोसिटी को टेंजेंशियल वेलोसिटी का नाम दिया जाता है। लीनियर वेलोसिटी को टेंजेंशियल वेलोसिटी, मैंने आपको चीज़ समझाई हुई थी। हर पॉइंट पे जो है आपके पास वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज, ठीक है। डायरेक्शन हमारे पास जो है वो चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। और साथ मैंने ये भी समझाया था कि सर्कुलर ट्रैक पे आपके पास वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, वो चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो डायरेक्शन हर पॉइंट पे जब चेंज हो जाए तो मैंने ये बात बताई थी कि वहाँ एक्सेलरेशन आपका प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक। तो जो फोर्स हम लोग लगा रहे हैं वो तो हमने जो धागा हाथ में पकड़ा हुआ है उस धागे पे हम लोग लगा रहे हैं, धागे के ऊपर फोर्स लग रही है। तो ये जो धागे के ऊपर फोर्स लग रही है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाना है। अब टेंशन की फोर्स जो है वो सेंटीमीटर फोर्स में या कर रही है ना, तो एफ की फोर्स जो है वो धागे के ऊपर लग रही है ओरिजिन की तरफ, तो जो एक्सेलरेशन भी पैदा होगा वो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में पैदा होगा, ठीक है। बात की समझ आई कि नहीं। और ये जो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो बाहर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो आपका रेडियल एक्सेलरेशन होगा। मैंने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन में आपको ये मेन फ़र्क बताया था कि अगर सर्कुलर ट्रैक पे मूव करते हुए बॉडी की वेलोसिटी तब्दील हो तो वहाँ जो एक्सेलरेशन होगा वो आपके पास क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ तो हमने बात की कि हम आपके पास जो है वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, बस डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो आपका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो रेडियल आपका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि आपके पास जब पार्टिकल यहाँ आपके पास पहुंचा है तो अगर आपके पास जो है ये धागा जो है ये क्या हो जाए, स्नैप्ड हो जाए, मतलब टूट जाए, तो ये पार्टिकल ने क्या करना है, आराम से इस ट्रैक पे जो है वो निकल सकता है, ठीक है। लेकिन जब तक धागा आपका टूटेगा नहीं, स्नैप नहीं होगा, तो ये सर्कुलर ट्रैक में जो है इसकी मोशन जारी रहेगी। और जो ये सर्कुलर ट्रैक में टेंशन की फोर्स की वजह से जो मोशन जारी है, जो मतलब मोशन, वो वाली मोशन जो इसको स्ट्रेट लाइन में मूव करने की बजाय सिर्फ सर्कुलर ट्रैक में मूव करवाती जा रही है, वो आपके पास जो फोर्स है उस फोर्स को आपने सेंटीमीटर फोर्स का नाम देना है, ठीक है। अब 9th क्लास में आपने सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला पढ़ा था, Fc = mv² / r,
ठीक है। अब इसमें जो पहली फर्स्ट ईयर की बुक थी उसमें इसने डेरिवेशन दी हुई थी, लेकिन अब यहाँ जो है उसने डेरिवेशन नहीं दी हुई, तो आपने इसकी डेरिवेशन नहीं करनी है, ठीक है। आप यहाँ से अगर एक दो स्टेप जो बुक ने लिखा है वो आप इस तरह से लिखेंगे। पहला स्टेप आप लिखेंगे कि सेंटीपीटल जो है न्यूटन के सेकंड लॉ है वो क्या है, F बराबर है ma के, और अगर आपके पास 4 सेंटीपीटल है तो वहाँ एक्सेलरेशन भी आपके पास सेंटीपीटल एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, एक सेंटीपीटल एक्सेलरेशन की ये डेफिनेशन देंगे। पहले आप ऊपर हेडिंग देंगे सेंटीपीटल एक्सेलरेशन, क्या डेफिनेशन होती है, कहते हैं द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट traveling with uniform speed in a circle is directed towards the center of the circle is called centripetal acceleration। क्या इसमें बात की जा रही है, इंस्टेंटेनियस के बारे में मैंने आपको बड़ी दफ़ा बता दी। इसमें हम लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो हम लोग करते हैं। कहते हैं द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का इंस्टेंटेनियस किसी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो आपके पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ट्रैवलिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, जिसकी स्पीड जो है यूनिफॉर्म होगी। हमने यहाँ स्पीड यूनिफॉर्म रखी है इन अ सर्कल, और एक आपके पास सर्कल था, इज डायरेक्टेड टुवार्ड्स द सेंटर। AC की मैंने आपको बता दिया कि इसकी डायरेक्शन की साइड को सेंटर की तरफ है। ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सेंटीपीटल एक्सेलरेशन। इसका फार्मूला होता है AC = v² डिवाइडेड बाई r, ठीक है। उसके बाद आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, आपने कहना पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में जब हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ साइड पे काट लेते हैं ताकि एक पेज पे ही आपका काम हो जाए। FC = m आपके पास ऐसे ही, AC की जगह आपके पास क्या आपने पुट करना है, v² डिवाइडेड बाई r, ठीक है। अगर आप पहले ये स्टेप ना करें, यहाँ से स्टार्ट करें जैसे मैंने ये सारा लिखा है, ठीक है। ये आपके पास आ गया सेंटीपीटल फोर्स का फार्मूला mv²/r। अब आपने अगर इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोशन निकालना है तो फिर आपने क्या करना है कि ये जो v है, v की जगह आपने लिखना है पुट v = r ओमेगा। ये इक्वेशन नंबर इसको 2 बना लीजिएगा, तो आपके पास आएगा FC = m, v की जगह आपने क्या पुट करना है, r ओमेगा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। अब आपने स्क्वायर खोलना है तो m r का स्क्वायर आ जाएगा और साथ ओमेगा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपके पास r, ठीक है। ये r जो है इस एक r से कट गया तो पीछे क्या बचेगा, m बचेगा, एक यहाँ से r और एक ओमेगा स्क्वायर, तो m r ओमेगा स्क्वायर आपके पास सेंटीपीटल फोर्स का आंसर आ जाएगा इन टर्म ऑफ एंगुलर मोशन, ठीक है। अब मैं आपको रीडिंग ज़रूर करवाऊंगी क्योंकि रीडिंग करते हुए बच्चों को मसला होता है, तो खैर है वीडियो थोड़ी लंबी हो भी जाए लेकिन आपको समझ आनी चाहिए कुछ बातों की जो इसने लिखी हुई हैं। सबसे पहली बात कहता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट। न्यूटन के सेकंड लॉ ने क्या कहा था, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन द सेम डायरेक्शन। जब एक बॉडी पे फोर्स लगाई जाती है उसी की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। कहता है अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग बॉडी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी विल चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी कीपिंग द डायरेक्शन अनचेंज। मैं साथ साथ पेज पे बताती जाती हूँ। मैंने ये आपको एग्जांपल दी थी ना कि जब आप एक बॉडी पे फोर्स लगाते हो, हॉरिजॉन्टली जब फोर्स लगाते हो उसकी डायरेक्शन सेम रहती है, सिर्फ वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। तो यही चीज़ आपके पास लिख रहा है। अब कहता है ऑन द अदर हैंड अ कांस्टेंट फोर्स। अब आपने फोर्स जो है एक सेम फोर्स रखनी है, एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। अब मतलब यहाँ आपने समझ जाना है ऑन द अदर हैंड से सर्कुलर ट्रैक की बात करने लगा, ठीक है। क्योंकि सर्कुलर ट्रैक में आपके पास ये देखें यहाँ ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, यहाँ आपने एक धागा जब धागे के साथ इसको बंद है तो ये आपका ऑब्जेक्ट को चाहिए था ये सीधा निकल जाता है, लेकिन आपने इस पे जो है टेंशन की फोर्स या सेंटीपीटल फोर्स आपने मुहैया की है इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। वही बात लिखने लगा, कहता है कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। एक बॉडी जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है विल चेंज द डायरेक्शन। हर पॉइंट पे मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी की कीमत सेम रहेगी। अगर 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है तो पूरे ट्रैक में 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करती रहेगी, विल रिमेन दी सेम। कहते हैं वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो आपके पास सेम रहेगी। सच फोर्स, इस तरह की जो फोर्स होती है ना, मेक्स द बॉडी मूव इन अ सर्कल, जो एक बॉडी को सर्कल में मूव करवाती है बाय प्रोड्यूसिंग अ रेडियल एक्सेलरेशन। क्यों रेडियल एक्सेलरेशन, क्योंकि हर पॉइंट पे जब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड या कीमत ना चेंज हो, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो, तो वहाँ जो एक्सेलरेशन होता है वो रेडियल एक्सेलरेशन होता है। लेकिन जहाँ कीमत भी चेंज हो जाए तो वहाँ आपके पास जो एक्सेलरेशन होता है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। लेकिन यहाँ हम वेलोसिटी की कीमत सेम रख रहे हैं, सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो कहते हैं प्रोड्यूसेस आर रेडियल या दूसरा इसका नाम है सेंटीपीटल एक्सेलरेशन एंड इज कॉल्ड सेंटीपीटल फोर्स। और इस तरह की फोर्स को जो है कहते हैं सच फोर्स, इस तरह की फोर्स जिसमें आपके पास एक्सेलरेशन रेडियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, हमारे पास ये सेंटीपीटल फोर्स है। और सेंटीपीटल फोर्स का दूसरा नाम सेंटर सीकिंग फोर्स भी होता है। अगर ये भी आ जाए तो आपने मीनिंग सेम लेना है, ठीक है।
नेक्स्ट आपने अब एग्जाम्पल देनी है फॉर एग्जाम्पल की हेडिंग दे के आपने फिर क्या कहते हैं कि शोज अ बाल टाइड एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग। मैंने वो जो था स्टोन रखा हुआ था, यहाँ उसने बाल जो है एक बाल को एक धागे के साथ बांधा हुआ है। इज वाइल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। वाइल्ड का मतलब होता है घुमाना, हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब बच्चे समझेंगे कि आप तो कह रही हैं हम सर्कुलर ट्रैक में, और यहाँ ये लिख रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस। देखें सर्कल भी तो आपके पास, कुछ बच्चे जो होते हैं बॉडी को इस तरह से घुमा रहे होते हैं, ऐसे करके घुमा रहे होते हैं, और कुछ बच्चे जो होते हैं अपवर्ड को, एक तो अपनी बॉडी के इर्द गिर्द जो है ऐसे गोल गोल घुमा रहे होते हैं, और एक बच्चे जो हैं हाथ को थोड़ा दूर रख के तो ऊपर नीचे मतलब ऐसे करके मोशन करवा रहे होते हैं। जैसे आपके पास आसमानी झूला होता है, उसकी मोशन जो होती है वो वर्टिकल होती है, और एक जो बच्चे झूला लेते हैं वो ट्रेन उसको शायद बोल लेते हैं, उसकी हॉरिजॉन्टल मोशन हो रही थी, सर्कुलर होती है लेकिन हॉरिजॉन्टल मोशन होती है। तो ये आपने जो है हॉरिजॉन्टल जो है मोशन करवानी है। कहते हैं इट वुड नॉट कंटिन्यू इन अ सर्कुलर पाथ। ये कहता है कि पहले आपने क्या किया है कि एक जो है बाल को एक धागे के साथ बांधा हुआ है, तो कहता है कि जब आपने बांध दिया है और उसको आपने घुमाया है, उसके बाद कहता है इट विल नॉट कंटिन्यू इन सर्कुलर पाथ। ये कब सर्कुलर पाथ में नहीं मूव करेगा, जब आपके पास धागा जो है वो स्नैप्ड हो जाए, टूट जाए। कहता है इफ दिस स्ट्रिंग इज स्नैप्ड, तो कहता है जब धागा टूटेगा ये सर्कुलर ट्रैक में मूव नहीं करेगी। केयरफुल ऑब्जर्वेशन शोज, या आपने केयरफुल ऑब्जर्वेशन नहीं लिखना, इट शोज आपने लिखना है, ठीक है। इट शोज एट वंस दैट इफ द स्ट्रिंग स्नैप, ये बताता है कि अगर धागा टूट जाए, व्हेन द बॉल इज एट द पॉइंट ए, लेट्स सपोज कि आपके पास बॉल इस पॉइंट पे पहुंची, इसका नाम हमने ए रख लिया है, तो कहते हैं द बॉल विल फॉलो द स्ट्रेट लाइन। जब जाहिर धागा ही टूट गया है तो धागे ने ही आपको टेंशन की फोर्स दी हुई थी, उस वजह से सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा था। अब धागा ही टूट गया तो इस पॉइंट पे सीधा निकल जाएगा, किस ट्रैक पे, ए से लेके बी, कुछ भी नाम दे लीजिए, किसी ने बी का नाम दिया तो ए से लेके बी वाले ट्रैक में। और कहता है विच इज टेंजेंट ए बी एट पॉइंट ए, तो कहता है कि ये जो है ये आपके पास टेंजेंट है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको अच्छे से बताया था कि इस पॉइंट पे जब स्ट्रेट मूव कर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी होनी है लीनियर वेलोसिटी, और लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये वाली है। और अगर आप जो है वेलोसिटी की डायरेक्शन देखें तो वो टेंजेंट होती है, तो टेंजेंट भी आपके पास क्या चीज़ होती है जो सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे, तो लीनियर वेलोसिटी भी आपके पास यहाँ से इस डायरेक्शन में चलेगी, और टेंजेंट भी आपके पास, इसलिए इस वेलोसिटी को टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं। इसलिए ये वर्ड यूज़ कर रहा है कि ए बी से लेके आपके पास क्या है, टेंजेंट है ये लाइन, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि दस अ फोर्स इज नीडेड टू चेंज द डायरेक्शन of velocity or motion of a body continuously at each point in circular motion moving with uniform। तो कहते हैं कि आपने अगर continuously आपको जो है एक फोर्स की ज़रूरत है, हर डायरेक्शन हर पॉइंट पे आपको एक फोर्स की ज़रूरत होनी है जिसने इसको सर्कुलर ट्रैक में यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करवाना है। तो कहता है द फोर्स दैट डज नॉट आल्टर, वो वाली फोर्स जो चेंज ना हो, आल्टर स्पीड जो मतलब वो वाली फोर्स जो स्पीड को चेंज ना करे, बट ओनली डायरेक्शन एट ईच पॉइंट, बट जो है डायरेक्शन को हर पॉइंट पे है चेंज करे, इज अ परपेंडिकुलर फोर्स। वो परपेंडिकुलर फोर्स हो सकती है। इस पॉइंट पे देखिए तो ये वाली फोर्स जो है ये क्या है, परपेंडिकुलर, आपको नजर आ रहा है कि 90 डिग्री के एंगल पे है। कहते हैं विच एक्ट्स अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल, जो कि ये सर्कल है, तो सर्कल जहाँ पे धागा और जहाँ आपके पास स्टोन है या बॉल है आपके पास, तो ये कुछ ना कुछ लेंथ होगी, उसको रेडियस का नाम दे। तो कहता है ये आपके पास जो है सर्कल के रेडियस की डायरेक्शन में, दिस फोर्स ऑलवेज पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स, ये फोर्स हमेशा क्या कोशिश करेगी कि ऑब्जेक्ट्स को जो है एक सेंटर की तरफ मोशन करने, मतलब कि सर्कल के बजाय के बाहर निकल जाए, बाहर निकलने की बजाय ये सेंटर की तरफ बस मोशन करवाती रहेगी, सेंटर के अराउंड जो है इसकी मोशन करवाती जाएगी। उसके बाद आपके पास जो है सेंटीमीटर फोर्स की डेफिनेशन लिख रहा है। सबसे पहले आपने क्या करना है, डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। डेफिनेशन लिखने के बाद आपने यहाँ से जो है न्यूटन के सेकेंड लॉ से स्टार्ट करना है, और यहाँ तक आपने एक्सप्लेनेशन हल्की सी लिखनी है। कहाँ तक आपने लिखनी है, यहाँ तक आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल में आपने थर्ड वाला पॉइंट एग्जाम्पल का बना के ये वाला सारा काम कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये पहले लिखना है, और जो मैंने डेरिवेशन आपको बुक पे करवाई, इस पेज पे करवाई है ना, ये फार्मूला लिखने के बाद आपने ये डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन लिखने के बाद आपने यहाँ तक सारा ही काम बस कर देना है, ठीक है। उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल्स आपको दे रहा है। पहली एग्जाम्पल तो यही आपके पास आपको बुक पे दे रहा है ना, कहता है कि When a ball is whirled in a horizontal circle, जब एक बाल को एक होरिजेंटल सर्कल में घुमाया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग, एक धागे के साथ, देन टेंशन इन द स्ट्रिंग प्रोवाइड्स, जैसे सेंटीमीटर फोर्स मैंने आपको ये बात समझा दी हुई है कि धागे में टेंशन की फोर्स होती है और वही आपको सेंटीमीटर फोर्स मुहैया करती है, ठीक है। पहली तो आपकी एग्जाम्पल वही है। उसके बाद सेकंड वाला कहते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन अ टर्न टेबल, आपने देखा होगा ना अक्सर डाइनिंग टेबल होते हैं, वो ऊपर वाली जो उसकी सरफेस है घूमने वाली होती है, तो घूमने वाली सरफेस पे जो आपने ऑब्जेक्ट कोई आपने
आपने कोई कोई किसी डिश में कोई चीज़ डाल के रखी हुई है, तो वो टेबल तो घूम रहा होता है, साथ वो प्लेट भी घूम रही होती है। उसकी वजह ये होती है कि प्लेट और टेबल, टर्न टेबल के दरमियान में फ्रिक्शन की फोर्स होती है, वो फ्रिक्शन की फोर्स सेंटीमीटर फोर्स उसको दे देती है। उसके बाद थर्ड वन में कहता है द ग्रेविटेशनल फोर्स इज द काज ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। ये मैंने एग्जांपल आपको स्टार्ट में इसीलिए दे दी थी, मैंने यहाँ से पढ़ा था कि एग्जांपल दी हुई है इसीलिए कि एक सर्कुलर ट्रैक है और जो है आपके पास अर्थ जो है सन कहते हैं द ग्रेविटेशनल फोर्सेस द कॉज ऑफ अर्थ ऑर्बिटिंग अराउंड द सन। ज़मीन जो है सूरज के गिर्द घूमती है, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होती है। इसके अलावा मून या जो आपके पास सैटेलाइट्स सियारे वगैरह वो अर्थ के गिर्द घूमते हैं, तो वो भी आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होते हैं। इसके अलावा यहाँ आपके पास फोर वाली एग्जाम्पल देता है, कहता है कि अगर एक कहीं आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, कोई आपके पास रीजन है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड आपने जनरेट की हुई है, ठीक है, वहाँ आप चार्ज पार्टिकल ले आओ, काफ़ी ज़्यादा चार्ज पार्टिकल ले आओ, तो आप देखोगे वो स्ट्रेट लाइन की बजाय एक सर्कुलर ट्रैक में जो है वो घूमना शुरू कर देते हैं। ये मेरे ख्याल में आपका 10th में भी टॉपिक था और मेरे ख्याल में सेकंड ईयर की बुक में भी आपका ये टॉपिक होना है। आपने मैग्नेटिक फील्ड में जो है कुछ चार्ज पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा लेके आने, तो आप देखेंगे वो सर्कुलर ट्रैक में घूमना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये इसके बाद 5 वाली आपके पास एग्जाम्पल है, कहता है कि व्हीकल जो है आपके पास जो गाड़ियाँ होती हैं वो जब सर्कुलर ट्रैक में मूव करती हैं, तो सर्कुलर ट्रैक में मूव करती हैं, तो अगर आपके पास शॉर्ट टर्न हो, सिर्फ थोड़ा सा रास्ता हो जहाँ आपने टर्न लेनी हो, तो वहाँ गाड़ी का जो है उलट जाना या फिर फिसलने का खतरा होता है, या जहाँ गीली सड़क हो वहाँ खतरा होता है कि गाड़ी जो है फिसल जाएगी या कुछ हो जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है कि गाड़ी और सड़क के दरमियान फ्रिक्शन की फोर्स को कायम रखने के लिए जितनी हमें जो है फ्रिक्शन की फोर्स सेंटीमीटर फोर्स चाहिए, सेंटीमीटर फोर्स ने इसको दायरे में घुमाना है ना गाड़ी को, जैसे रिंग रोड होती है उस पर, तो उसके लिए हम लोग बोला क्या करते हैं, गाड़ियों को ना थोड़ा सा बिल्कुल स्ट्रेट रखने की बजाय ना थोड़ा सा उनको बैंक्ड रखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा उनकी एक साइड जो है ऊंची रखते हैं और एक साइड थोड़ी जो है वो उतनी ऊंची नहीं होती है। इस तरह की सड़कों को हम लोग बोलते हैं बैंक्ड रोड या बैंकिंग ऑफ रोड, जो कि आपने शायद 10th क्लास में ये भी टॉपिक पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो कहते हैं व्हेन व्हीकल टेक्स टर्न ऑन अ रोड, जब एक गाड़ी जो है एक रोड पे टर्न लेने लगती है, इट आल्सो नीड सेंटीमीटर फोर्स, इसको भी सेंटीमीटर फोर्स चाहिए होती है, और सेंटीमीटर फोर्स हमें फ्रिक्शन की फोर्स से मिलती है। कहते हैं विच इज प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शन, जो कि हमें फ्रिक्शन की फोर्स से मिलती है बिटवीन द टायर्स एंड द रोड्स, टायर और रोड के दरमियान जो फ्रिक्शन की फोर्स होती है। कहते हैं इफ द रोड इज स्लिपरी, किसी भी वजह से स्लिपरी हो गई है, चाहे वो बारिश के गिली होने की वजह से हो गई है या कुछ इस तरह का जो भी है, कहते हैं देन एट हाई स्पीड, जब आप हाई स्पीड के साथ टर्न करने लगते हो, द फ्रिक्शन में नॉट बी सफिशिएंट, आपने स्पीड बढ़ा दी है तो फ्रिक्शन की फोर्स काफ़ी नहीं होगी, इतनी नहीं होगी कि वो सेंटीमीटर फोर्स आपको मुहैया कर सके। कहते हैं इनफ टू प्रोवाइड सेंटीमीटर फोर्स, तो कहता है कि फ्रिक्शन की फोर्स इतनी नहीं होगी कि वो आपको सेंटीमीटर फोर्स मुहैया कर दे। तो इसके लिए हमने फिर क्या करना है, तो हमने कहना है व्हीकल विल नॉट बी एबल टू टेक टर्न, तो जो गाड़ी है वो इस काबिल नहीं होगी कि वो टर्न ले ले, क्योंकि आपको उतनी सेंटीमीटर फोर्स मिली ही नहीं है, सेंटीमीटर फोर्स ने ही तो उसको जो है दायरे में घुमाना था। कहते हैं एंड बे स्किड आर में इवन बी टॉप, तो कहते हैं या तो फिसल जाएगी या जो है उलट जाएगी। टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी, इस मुश्किल को हल करने के लिए दी हाईवे, जो आपके पास हाईवे है, हाईवे रोड जो है इज बैंक्ड ऑन टर्न्स, तो उसको क्या किया जाता है, जहाँ से टर्न लेना था वहाँ से बैंक्ड बनाया जाता है कि एक उसका एज जो है थोड़ा ऊंचा रखा जाता है। दैट इज बैंक्ड ऑन टर्न का मतलब क्या क्या कहता है कि द आउटर एज ऑफ द ट्रैक इज केप्ट स्लाइटली हायर, जो उसका ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, आउटर एज होता है, उसको हायर रखा जाता है, देन द इनर एज, अंदरूनी किनारे के मुकाबले उसका बैरूनी किनारा जो है उसको हायर रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद है आपके पास एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स की हैं। बच्चे देखें, अभी मैंने एग्जांपल आपको दी थी, एक आसमानी झूला और एक ट्रेन होती है जिसपे बच्चे झूले ले रहे होते हैं, ठीक है, पार्क्स वगैरह में अक्सर होती है। वो ट्रेन पे अगर आप बैठे हो, ट्रेन चल रही हो, तो आपको जो है आपको फोर्स बैक साइड को लग रही होती है, चाहे वो एयर ही जो है फ्रिक्शन की फोर्स लगा रही होती है, रेजिस्टिव फोर्स आप अक्सर नोट करो तो जो है सारे पीछे की तरफ वो हो रहे होते हैं, बजाय कि आगे की तरफ फोर्स लगने की बजाय पीछे की तरफ उनको फोर्स लग रही होती है। तो सेंटीमीटर फोर्स होती है वो तो सेंटर की तरफ होती है, लेकिन इसके उलट एक इसके रिएक्शन के तौर पे फोर्स होती है जो बाहर की तरफ होती है, वो उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की या मैं अगर आपको बेस्ट एग्जांपल दूँ, तो जब हम हॉस्पिटल में ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं, तो वो डॉक्टर जो ब्लड टेस्ट जो ब्लड लेता है उसको एक छोटी सी शीशी से होती है, शीशे की बनी होती है, उसमें जो ब्लड डालता है, तो आपने वो देखा अगर फ़ौरन से हमारे सामने ही एक इस तरह की मशीन होती है, ये देखें, ये हल्की सी आपको ये दिखा भी
रहा है, यहाँ उसने काफ़ी ज़्यादा ब्लू कलर में जो है वो जो अब इसको बॉटल्स जो हैं इसने इधर रखी हुई हैं, वो आपके पास असल में जो होती है सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है। अच्छा, सेंट्रीफ्यूज मशीन का काम भला क्या होता है? देखिए, आपका ब्लड है, ब्लड आपका रेड कलर का होता है, तो उसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं। इसके अलावा रेड ब्लड सेल्स के अलावा प्लाज्मा भी होता है। अब आपको पता है प्लाज्मा जो होता है ना वो लाइटर आपके पास है, उसका मैस जो होता है वो लाइटर होता है, और जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो आपके पास हैवियर एक आपके पास पार्टिकल्स होते हैं। तो इस साइंटिफिकल मशीन का काम भला क्या होता है? ये जो होता है, जो डेंसर मटेरियल होते हैं, ये मतलब ये जो हैवी जो बड़े आपके पास मटेरियल होते हैं उनको ऊपर, और जो लाइटर मटेरियल होते हैं उनको बेस में बॉटम में जो है वो अलहदा कर देता है। लेकिन ये करता कैसे है? जो इस मशीन को चलाया जाता है ना, तो ये बहुत स्पीड के साथ मूव करती है। ये इतनी स्पीड के साथ मूव करती है कि 1 मिनट में ये 4000 जो है रेवोल्यूशंस या चक्कर जो है कंप्लीट कर लेती है। जब ये 4000 चक्कर कंप्लीट करती है ना, तो जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो हैवी होते हैं, डेंसर होते हैं, मतलब कि उनका वेट जो है वो ज़्यादा होता है। डेंसर का मतलब उनका वेट ज़्यादा होता है, वो नीचे बॉटम में बैठ जाते हैं। और जो आपके पास प्लाज्मा होता है ना, वो आपके पास लाइटर होता है, वो ऊपर उठ जाता है। इसकी मैं एक और अगर आसान एग्जाम्पल दूँ, तो घर में जो आप जूसर मशीन यूज़ करते हो जिसमें आप लस्सी वगैरह बनाते हो, उसमें क्या होता है कि जो हमारे पास होता है ना, घी होता है, मक्खन जो होता है, उसका वेट वो डेंसर होता है, वो और जो आपके पास लस्सी होती है वो आपके पास लाइटर होती है, तो वो नीचे बैठ जाती है और मक्खन जो है वो सरफेस के ऊपर तैरता है। तो उसमें भी आपके पास क्या चीज़ यूज़ की जाती है? उसमें भी आपके पास सैंपल ट्यूब्स की तरह आपके पास क्या है कि मशीन के अंदर जो है रॉड सी लगी होती हैं, तो वो स्पीडली इतनी स्पीड के साथ घूमती है कि हैवियर मटेरियल ऊपर आ जाता है, लाइटर मटेरियल जो है नीचे रह जाता है। तो सेंट्रीफ्यूज मशीन का भी यही काम होता है। सेंट्रीफ्यूज मशीन के ही प्रिंसिपल पे आपकी ड्रायर मशीन, आपका क्रीम सेपरेटर, इस तरह की चीज़ें चलती हैं। ठीक है, तो चलें इसकी एप्लीकेशन में पहली वाली हमारे पास है सेंट्रीफ्यूज मशीन। कहते हैं इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल लेबॉरेटरी डिवाइस। सबसे पहली जो सबसे ज़्यादा जो लेबॉरेटरी में डिवाइस यूज़ की जाती है वो सेंट्रीफ्यूज होती है। कहता है ये हेल्प करती है डेंस और लाइटर पार्टिकल को। एक मिक्सर है आपके पास दही, एक मिक्सर है, तो क्या करेगा ये आपके पास ये मिक्सर में से डेंस और लाइटर पार्टिकल को अलहदा कर देगा। द मिक्सर इज रोटेटेड एट हाई स्पीड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। एक स्पेसिफिक टाइम के लिए बड़ी हाई स्पीड के साथ जो है मिक्सर घूमेगा। अगर आप इसमें ले लें, अगर ये हम लोग इसकी बात करें तो इसमें ब्लड आपके पास एक मिक्सर है और ये हाई स्पीड के साथ सेंट्रीफ्यूज मशीन जो है घूमेगी। जब सेंट्रीफ्यूज मशीन स्पीडली घूमेगी तो आपके पास लाइटर और डेंसर मटेरियल आपके अलग-अलग हो जाएंगे। ठीक है, कहते हैं इन लेबॉरेटरी सेटअप सैंपल ट्यूब्स आर यूज्ड वेयर द डेंसर पार्टिकल्स विल सेटल एट द बॉटम एंड लाइटर पार्टिकल्स विल राइज टू द टॉप ऑफ द सैंपल ट्यूब्स। तो कहते हैं कि आपके पास जो है जो आपने सैंपल्स इसमें रखे होते हैं लाइटर पार्टिकल। अच्छा, वो जो मैंने मक्खन की एग्जांपल दी थी, मक्खन का मैंने मेरे ख्याल में उलट बोल दिया। मक्खन आपके पास लाइटर होता है इसलिए वो ऊपर आ जाता है, और जो आपके पास लस्सी टाइप जो भी चीज़ होती है वो आपके पास हैवियर होती है, वो नीचे बैठ जाती है। तो इसमें भी आपके रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो नीचे बैठ जाने, और आपके पास जो है वो प्लाज्मा जो है ऊपर आ जाता है। तो कहता है कि ये जो है आपके पास डेंसर पार्टिकल्स होंगे वो बेस पे बैठ जाएंगे और लाइटर पार्टिकल्स जो हैं वो ऊपर उठ जाएंगे। इसके बाद ड्रायर मशीन की आप अगर शेप देखें ना, कुछ इस तरह की शेप आपके पास होती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है सुराख होते हैं। अब जब जो ही ड्रायर मशीन घूमना शुरू करती है तो पानी को जो है पानी को जितनी सेंटीमीटर फोर्स आई होती है ना उतनी उसको मिल नहीं पाती है, तो वो आराम से जो है रैंडमली जो है सुराखों से बाहर निकल जाते हैं और आपके कपड़े जो है सूख जाते हैं। तो ये सारा चीज़ यहाँ बताई हुई है। क्रीम सेपरेटर का आपने 10th में भी पढ़ा था, यही होता है कि इसमें आप क्या करते हैं, मिक्सर को डालते हैं, जब वो स्पीडली घूमता है तो जो हैवियर पार्ट्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, जो लाइटर पार्ट्स हैं वो ऊपर चले जाते हैं। जैसे आपके पास क्रीम, लेट्स सपोज के क्रीम का जो आपके पास लाइट पार्टिकल्स हैं वो ऊपर आ जाएंगे मक्खन की सूरत में, किसी और सूरत में, और जो उसके हैवी पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। तो ये सारी आपके पास एप्लीकेशन से इनको पढ़िएगा, इसमें कोई इतना मुश्किल बात नहीं है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू बुक तकरीबन हमने जो है सारे चैप्टर्स काट लिए हुए, तो उनकी वो वीडियोस देखा करें और कमेंट्स किया करें, मुझे बताया करें कहाँ कहाँ से आप लोग वीडियो को देख रहे हैं। इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।